आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक ख़ास सीरीज़ है जिसमें हम कोरोना वायरस के बारे में आपके काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। अंदाज़ा लगाइए कि अगर गला ठीक ना हो तो गायक का क्या होगा। अब सोचिए कि अगर आपके कान ठीक ना हो तो दुनिया भर की ये शानदार आवाज़ें और तरह तरह का संगीत आप कैसे सुनेंगे। और अब ये सोचिए कि अगर नाक ठीक ना हो, सूंघने की क्षमता चली जाए, जो कि कोरोना में जा रही है कुछ दिनों के लिए, तो ना खाने की खुशबू आएगी और ना ही पहली बारिश की महक आएगी। तो नाक, कान और गला ये हमारे शरीर के फंडामेंटल एक्शंस के लिए इनका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। आज हेलो डॉक्टर में इसी पर बात। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। हर मंगलवार को आप सुनते ही हैं। मेरा नाम कुलदीप मिश्र है और आज हम लोग ईएनटी पर बात करने वाले हैं। ईयर, नोज, थ्रोट यानी नाक, कान, गला। इन तीनों अंगों से जुड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं और सही तरीका, सही अप्रोच क्या होना चाहिए इलाज का, और छोटी मोटी समस्याओं में डेली लाइफ में हम कैसे अपने ईएनटी का ख्याल रख सकते हैं। अगर आपका गला खराब है, अक्सर खराब रहता है, या आपको साइनसाइटिस है या कान की कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो ये बातचीत आपको पूरी सुननी चाहिए आखिर तक। और जो मेहमान हैं आज हमारे, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव उनका नाम है। ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं आप और लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, वेलकम आज तक रेडियो पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक एक करके बात करेंगे नाक, कान, गले जी। पर बड़ी बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग, किसी तरह की समस्या जब होती है तो पहले ज्यादातर लोग फिजिशियन के पास जाते हैं। जी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर कि कोई एक आम आदमी कैसे ये तय करे कि अब उसे एक ईएनटी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। जैसे नाक, कान, गला कई तरह की समस्याओं में अफेक्ट हो सकता है, फ्लू में भी हो सकता है, जी। दूसरे तरह के इन्फेक्शंस में भी हो सकता है। तो आइडियली कब किसी को फिजिशियन से मिलना चाहिए, कब वो उसको मालूम होगा कि नहीं नहीं अब मुझे ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग सांस लेते हैं या कुछ खाते हैं तो वो हमारे गले से ही जाता है और सांस हमारी बेसिकली नाक से ही जाती है और नाक से जाके गले में दोनों चीज़ें एक जगह पे मिलती हैं। तो हमारे पूरे शरीर के लिए पोर्टल ऑफ एंट्री जिसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ एंट्री, वो नाक और गला ही है। तो जो वायरल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें गले में दर्द होना और उसके अलावा खाना खाने में परेशानी होना और फीवर वगैरह आना, ये सब चीज़ें वायरल फीवर्स के साथ में होती हैं। लेकिन ये ज़्यादातर जो होती हैं वो एक जनरल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही देखी जाती हैं और जनरल प्रैक्टिशनर के द्वारा देखा जाना ही ठीक भी है। लेकिन वही समस्या अगर 2, 4, 5 दिन में ठीक ना हो और उसके बाद में बार-बार होती रहे, साल में 4-5 बार से ज़्यादा बुखार आना, गला खराब होना या बार-बार आपकी नाक में इन्फेक्शन होना जिससे कि आपको सांस लेने में परेशानी हो, नाक में दर्द हो, नाक से बलगम टाइप का निकले और वो लंबे समय तक बना रहे, मतलब हफ्ते भर से ज़्यादा, तब आपको एक स्पेशलिस्ट को देखने की ज़रूरत पड़ सकती है और नेचुरली उसको दिखाना चाहिए। लेकिन पहले आपको एक जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास ही जाना चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। जी। डॉक्टर, हमारे यहाँ मतलब दुर्भाग्य से उस तरह से वैसा कल्चर आ नहीं पाया कि लोग बाकायदे हर एक व्यक्ति उस तरह से रिसर्च करे और अपने सिम्पटम के हिसाब से एक स्पेशलिस्ट के पास जाए। लेकिन सिर्फ एक समझने के नज़रिए से कि एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास कितने सिंपल से लेकर के कितने सिवियर केसेस तक आपके सामने आते हैं? मतलब एक ईएनटी स्पेशलिस्ट किस रेंज ऑफ डिसीजेस से डील करता है? रेंज ऑफ डिजीजेस बहुत ही सिंपल भी होती हैं, जैसे कि छींक आना। जैसे कि छींक आना एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है जो कि हर एक आदमी को आती ही है किसी तरह से। लेकिन छींक आने अगर बहुत ज़्यादा आने लगे, अत्यधिक छींक आए, तो वो एक्चुअली एलर्जिक राइनाइटिस का सिम्पटम है
और उसके लिए हम लोग स्पेशलिस्ट देखते हैं, वरना तो ठीक है, आना तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। इसके अलावा नाक से सांस लेने में परेशानी होना, गले में हल्की सी चुभन बने रहना, लंबे समय तक बने रहना, ऐसा फील होना कि गले में कोई चीज़ फंसी है, या कान का भारीपन लगना, या कान में के पीछे दर्द होना, या कान के अंदर से कोई चीज़ बहना, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आती हैं। और ये शुरुआती तौर पे अगर इसको ठीक से देखा ना जाए या पेशेंट इसको सीरियसली ना ले, तो ये बाद में गंभीर रूप भी ले सकती हैं। डॉक्टर, कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं, मतलब एनवायरनमेंटल भी और लाइफस्टाइल से जुड़े भी, जो किसी की नाक, कान या गले की सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं? मतलब एक तो बड़ा नोन कारण है इस बीच, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लखनऊ में रहते हैं, और वो दोनों जगह उससे त्रस्त हैं, और वो है पॉल्यूशन। उसको हम जानते हैं, पर और क्या-क्या है? पॉल्यूशन भी है, और भी क्या-क्या चीज़ें हैं? पॉल्यूशन के अलावा बेसिकली लाइफस्टाइल जो से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो गले के कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी व्यक्ति में स्मोकिंग या टोबैको का किसी भी तौर पे इस्तेमाल करना, और उसके साथ में अल्कोहल का लेना, अगर दोनों फैक्टर एक ही व्यक्ति में हैं, तो उसमें गले के कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला इस तरह की चीज़ है कि जब आदमी खाता है तो उसको महसूस नहीं होता है कि हमारे लिए क्या परेशानी हो सकती है। कैंसर तो हो ही सकता है उससे। उसके अलावा सबम्यूकस फाइब्रोसिस करके एक बीमारी होती है, जिससे कि मुंह का खुलना बंद हो जाता है धीमे-धीमे करके। मुंह के अंदर के टिश्यूज़ जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। उस तरह की बीमारी का कोई उपचार भी आसान नहीं है। अगर कोई आदमी हमारे पास आता है कि हमारा पान मसाला खाने से मुँह बंद हो गया है, मुँह बहुत थोड़ा खुला है, हम खाना भी नहीं खा पाते। जैसे कि हम लोगों के जीवन में मतलब खाने में बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली गोलगप्पा खाता है कोई आदमी, तो पूरा मुँह खोलना पड़ता है। मुँह तो खोलना ही मुँह पड़ेगा। खोलना पड़ेगा, रसगुल्ला खाने के लिए मुँह खोलना पड़ेगा। लेकिन जब उसका मुँह ही केवल एक उँगली खुलता है, तो वो उसके लिए क्या करेगा? तो हम लोगों के पास में जब कोई इस तरह का व्यक्ति आता है, तो हम लोग भी सबम्यूकस फाइब्रोसिस के मामले में बिल्कुल असहाय होते हैं, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर उपचार नहीं है, जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं भी, उसके फेल्योर रेट बहुत ज़्यादा है। तो एक लाइफ़स्टाइल ये है जो कि टोटली अवॉइडेबल है। पान मसाला टोटली अवॉइडेबल है, कोई नेसेसिटी नहीं है। अल्कोहल कोई नेसेसिटी नहीं है, और ना ही स्मोकिंग कोई नेसेसिटी है, जिसको कि अगर व्यक्ति प्रयोग बिल्कुल ना करे, या जैसे कि हम इसको तो नहीं कह सकते कि कोई आदमी बहुत कम मात्रा में प्रयोग करे, लेकिन अगर इसका प्रयोग करता है तो वो उसके बाद में जो कि कॉन्सिक्वेंसेस उसके हैं, उसके लिए भी तैयार रहे। सही बात है। इसके अलावा डॉक्टर, एक चीज़ बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, और ये समस्या बड़ी आम है, मतलब हमारे आसपास बहुत लोगों में दिखती है, जी। और ये उन लोगों में भी होती है जिनमें कोई पान मसाला या टोबैको के सेवन की आदत नहीं होती। वो ये कि बहुत लोग ये कहते हैं कि उनका गला खराब रहता है या जल्दी खराब हो जाता है। जी। ये क्यों होता है? मतलब कुछ लोगों का थ्रोट इतना क्या ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उनको खाँसी जल्दी हो जाती है? देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। बहुत से लोग इस तरह का शिकायत करते हैं कि उनके गले में कोई चीज़ फँसी हुई है लगातार। तो गले में फँसी हुई फीलिंग जो होती है, वो बहुत सी बार पेट के एसिड के रिफ्लक्स की वजह से होती है। उसका कारण ये होता है कि पेट का एसिड जो होता है, वो उसमें हमारे फूड पाइप में नीचे एक वाल्व होता है, जिससे कि वो एसिड को ऊपर आने से रोकता है। लेकिन कुछ लोगों में वो वाल्व इनकॉम्पिटेंट होता है, तो वो पेट का एसिड थोड़ा-सा गले में आ जाता है, जिससे कि एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ कहते थे पहले, इसको जीआरडी कहते थे, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़। अब उसको एलपीआर कहते हैं, लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स। ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इससे गले के सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं कि आदमी को लगातार गले में दर्द बना रह सकता है, गले में फँसे होने की फीलिंग हो सकती है, कभी-कभी खराश से होके खून तक आ सकता है। दूसरी चीज़ ये, गले में टॉन्सिल्स में बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, जिसमें कि हम लोगों के खाने का थोड़ा-सा फूड पार्टिकल्स, इसके अलावा जो हमारी लार में साल्ट होते हैं, वो भी डिपॉज़िट हो जाते हैं उसके अंदर,
और अगर उन डीप पॉकेट्स में जगह बन जाती है तो उसमें इन्फेक्शन का सोर्स बना रहता है, जिससे कि ये इन्फेक्शन जब भी आदमी की इम्यूनिटी कम होती है उसका गला फिर से खराब हो जाता है। तो अगर वो स्पेशलिस्ट के पास में जाता है तो स्पेशलिस्ट इसको उसको देख के ये बताता है कि ये इन्फेक्शन टॉन्सिल का है या फिर गले में एसिड पेप्टिक डिजीज की वजह से लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स है, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग-अलग है। गले में टॉन्सिल के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट तो एंटीबायोटिक्स हैं और गार्गल्स वगैरह हैं, और अगर पेट के एसिड का रिफ्लक्स है तो वो एसिडिटी कम करने की दवाएं देने से काम चलता है। डॉक्टर साहब, ऐसे जो लोग हैं, मतलब ठीक है, ये तो डॉक्टर का काम है डायग्नोज करना कि जी वो जी जीईआरडी जी है जी या जी जी कोई और समस्या है, लेकिन जो लोग जिनको कोई बड़ी परेशानी नहीं होती है, मतलब वो कई बार डॉक्टरों को दिखा देते हैं और एक समय के बाद ठीक भी हो जाता है, हम्म, फिर भी वो शिकायत रहती है कि गला हमारा थोड़ा जल्दी खराब होता है। हम्म, क्या वो लोग घर पे किसी तरह के कोई सावधानी कर सकते हैं या अपने खान-पान में कोई बदलाव कर सकते हैं कि थोड़े से हालात उनके लिए बेहतर हो जाएँ? हाँ, इसके बारे में ये कर सकते हैं कि जो लोग को मैं स्पेसिफिकली दोनों चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा कि अगर मतलब उसको एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम है या एसिड पेप्टिक डिजीज़ की वजह से है, साइंटिफिकली वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर गले में फंसे होने की फीलिंग होती है तो पहला काम ये करें कि अपने खाना खाने और लेटने के बीच में 2.5-3 घंटे का अंतर रखें। खाना खाते ही मत सो जाएं। उसके अलावा वो जो अपने मील्स लेते हैं वो स्मॉलर पोर्शंस में लें। लार्ज मील्स सोने से पहले तो बिल्कुल ना लें, और दिन में भी अगर 3 मील्स उनके पूरे दिन में होते हैं तो उसको 4 या 5 मील्स के स्मॉलर पोर्शंस में ब्रेक कर दें। गले की हाइजीन के लिए सुबह नाश्ता करने के बाद, दोपहर में खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले गरारा ज़रूर करें, किसी तरह का माउथ वॉश या गार्गल ज़रूर करें। और इसके अलावा खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले की स्पाइसी चीज़ें जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। बिल्कुल अवॉइड नहीं हो सकता, लेकिन उसकी संख्या को सीमित कर दें। फ्राइड चीज़ें जैसे हैं, अगर किसी का गला बार-बार खराब होता है तो फ्राइड चीज़ें, स्पेशली जो मीडियम होता है उसका, वो हमारे गले को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो ये देखें कि खाना अच्छे मीडियम में बना हो। फूड साइड जो भी रोड साइड स्टॉल्स होते हैं उसमें थोड़ा-सा जाने से पहले परहेज़ करें, क्योंकि उनका मीडियम बहुत सी बार अच्छा नहीं होता है। अगर किसी की खाने रेपुटेशन का अच्छी है तो बिल्कुल जाएँ, लेकिन इसके अलावा हुँ। वहाँ से खाने से बचें। डॉक्टर, एक और बात, ये बड़ी अक्सर हम घरों में सुनते हैं और मुझे कई बार बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ मिले हैं जब मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से इससे बात करता हूँ, पर एक्चुअली ये इस समस्या का हल अभी मेरे दिमाग में हुआ नहीं है। बहुत सारी बातें कही जाती हैं गले की सेहत को लेकर के, वो जो घरेलू चीज़ों से जुड़ी है कि रात में चावल ना खाएँ जी, या जिनको गला खराब होता है वो दही ना खाएँ, दही जी, खाने से गला, या मूली ना खाएँ रात में। जी। क्या है, वाक़ई ऐसा है या ये घर नहीं, पे नहीं, बना ली गई अवैज्ञानिक चीज़ें हैं? कोई जी। भी खाने को रात या दिन में खाने से कोई फ़र्क साइंटिफिकली तो नहीं पड़ता। दही के बारे में ये बात ज़रूर है कि मेरा एक्सपीरियंस लोगों के साथ में ये है कि दही, अगर ताज़ा दही जमा हुआ है, तो उसको खाने से गले की हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चावल को भी दोष दिया जाता है क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में हैं और चावल कम खाते हैं, और चावल हम लोग स्किप कर सकते हैं। स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में, जहाँ पे कि स्टेपल डाइट ही चावल है, वहाँ पे तो चावल स्किप नहीं होता, वो चावल ही खाते हैं, तो उनका गला तो हमेशा खराब नहीं रहता। तो चावल को दोष देना ठीक नहीं है। अगर किसी आदमी को स्पेसिफिकली किसी चीज़ को खाने से दिक्कत होती है, एलर्जी होती है, तो हुँ। किसी को दही से भी हो सकती है, किसी को चावल से भी हो सकती है, किसी को मूली से भी हो सकती है। लेकिन अ, किसी भी चीज़ पे ब्लैंकेट बैन लगाना ठीक नहीं है कि इसकी वजह से परेशानी होगी ही। परेशानी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन साइंटिफिकली इसको मना नहीं किया जा सकता कि कोई खाना किसी समय ना खाएँ। और किसी को अगर छाछ से हो रही है और उसने ऑब्ज़र्व कर लिया कि हाँ, हाँ, मुझे बार-बार जब भी मैं छाछ पीता हूँ मुझे हो जाती है, तो वो अवॉइड तो करे। अवॉइड करें। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सभी के लिए जी, हो। जी, बिल्कुल नहीं, जी। बिल्कुल नहीं। तो प ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस तरफ कानों के बारे में बात करेंगे और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि घर पर कान साफ करने चाहिए हमें या नहीं।
एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का। दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक आज तक रेडियो पर। यह है हेलो डॉक्टर और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लखनऊ से हमसे जुड़े हैं। डॉक्टर, हमने गले पे बात की, कान के बारे में ये बात है कि हम लोग घर में जब अक्सर होता है कि घर का बुजुर्ग बैठ जाता है और घर जी के बच्चों के कान साफ करने लगता है जी ना। ये भी एक ऐसी गुत्थी है कि क्या हमें कान खुद साफ करने चाहिए? कान में जो वैक्स होता है जी उसको क्लीन करना चाहिए या उसे रहने देना चाहिए? क्योंकि ये भी एक बात हमने पढ़ी कि वो जो वैक्स है वो जरूरी होता है कान के पर्दों की प्रोटेक्शन के लिए। जी वैक्स कान के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी तो शायद नहीं होता, लेकिन ये वैक्स कान में फॉर्म होता है जैसे हमारी स्किन की लाइनिंग शेड होती है, वैसे ही वैक्स भी बनता है। और वो नॉर्मल व्यक्ति में माइग्रेट होके कान के छेद की ओर आ जाता है बाहर की साइड में, जिसको कि आप किसी बट से या कॉटन वूल की फुरैरी बना के आप उसको साफ कर सकते हैं। कान को साफ करने में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कान के बारे में यह आइडिया होना चाहिए कि कान का पर्दा जो है करीब कान के बाहरी छेद से 1 इंच अंदर है। तो अगर आप बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे तो पर्दे को चोट लगने की संभावना कम है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों में वैक्स बाहर की साइड में माइग्रेशन नहीं हो पाता, तो वो कान के अंदर ही जमा हो जाता है और एक गुठली सी बन जाती है कान के अंदर, जो कि कान के सुनने की क्षमता को कम कर देती है। अगर आप उस गुठली टाइप की चीज़ को, क्योंकि अगर छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में आ रहा है बाहर, आप उसको साफ कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप गुठली को आप बट से साफ करने की कोशिश करते हैं तो वो और अंदर चली जाती है, जिससे कि आपको परेशानी हो सकती है। कान में इसलिए किसी नॉर्मल आदमी में जिसमें कि कान के बहने की समस्या नहीं है और कोई समस्या नहीं है, कान में लाइट ऑयल के इस्तेमाल से कोई परेशानी नहीं होगी। सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, जैतून का तेल भी डाल सकते हैं कभी कभी, अगर कान में छेद नहीं है पर्दे में। छेद नहीं है पर्दे में वो इस तरह से मालूम होता है कि जैसे कि जिस व्यक्ति के कान में छेद होता है वो कान बहता है, कभी ना कभी बहता है। तो अगर बहता नहीं है कान तो आप इसको सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रोप्राइटरी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी कान के भीतर अगर आपको लग रहा है कि हल्का सा डिस्चार्ज या पस टाइप का आता है कभी कभी, तो उसमें भी कभी कोई इस तरह की बात होती है कि छेद नहीं भी होता तब भी बहुत माइल्ड सा डिस्चार्ज बाहर आता है, वो एक्चुअली एलर्जी की वजह से होता है। तो आप उसको वाइट विनेगर घर में रहता है, सफ़ेद सिरका, सफ़ेद सिरके को क्योंकि सब घर में अवेलेबल है, उसके लिए बीटाडीन ईटाडीन की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको छोटी शीशी में रख के और रुई की फुलैरी बना के कान को साफ कर सकते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि सिरका के इस्तेमाल से कान के जो मीडिया होता है वो एसिडिक हो जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया उसमें पनपने नहीं पाते हैं। तो ये इस तरह से कान की हाइजीन को मेंटेन किया जा सकता है अपने घर पे ही। जी। और अगर जैसे आपने कहा कि वो गोला बन जाता है और वो सख्त है, वो अंदर चला जाता है, जी वो स्थिति नहीं है किसी के साथ और नॉर्मल है, उसका जी कान बहता भी नहीं है, जी जी वो घर पर अगर कान साफ करना चाहता है तो ईयरबड से ही करे, वही बेहतर तरीका है? ईयरबड से बाहर बाहर कर सकता है, बिल्कुल बाहर बाहर, और अच्छा। उसको बहुत अंदर ना इंट्रोड्यूस करे। बहुत अंदर इंट्रोड्यूस करने, देखिए कुछ बड्स ऐसी होती जो कि काफ़ी मोटी होती हैं, वो मोटी होती हैं, वो सेफ्टी के लिए मोटी होती हैं कि कान के बहुत अंदर जाके आप उसको चोट ना पहुंचा लें। कुछ बड्स जो हैं वो चाइनीज़ बड्स आती हैं जो कि पतली होती हैं, वो पूरे कान के अंदर तक चली जाती हैं और उससे पर्दे में डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर बड का इस्तेमाल ही करना है तो मोटी बड जो कि कान के बाहर ही आधा सेंटीमीटर तक जाके रुक जाए, वो आपके लिए सेफ रहेगी। डॉक्टर,
अगला जो बातचीत का विषय हम कोशिश कर रहे हैं, छोटी हम ज़्यादा मतलब गागर में सागर भरने की कोशिश कर रहे हैं, जी ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को कवर कर लें। डॉक्टर, बहुत बहुत लोग साइनस से परेशान रहते हैं, जी जी मतलब अरसा हो जाता है परेशान होते हो, तो उसमें भी 2 चीज़ें हैं, मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि एक तो साइनस इन्फेक्शन है जी जी और एक चीज़ है साइनसाइटिस, तो फ़र्क क्या है? क्या दोनों में फ़र्क है? क्या वो एक ही बीमारी का क्रोनिक रूप है या नहीं दोनों नहीं, में और देखिए भी कुछ है? साइनस जो चीज़ है, साइनस एक नॉर्मल स्ट्रक्चर का नाम है। साइनस कोई बीमारी नहीं है, साइनोसाइटिस बीमारी है। साइनोसाइटिस, साइनस के इन्फ्लेमेशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। तो इसमें हुँ, ऐसा है कि साइनोसाइटिस के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, क्योंकि साइनस हमारी बॉडी के में, स्कल में, हमारी खोपड़ी में हॉलो स्पेसेस हैं बोन में, जो कि हमारी स्कल को हल्का करने के लिए बनाए गए हैं। वो खाली रहते हैं और एक छेद के माध्यम से, जिसको कि ऑस्टियम कहते हैं, नाक के अंदर खुलते हैं। साइनस में कुछ ना कुछ सिक्रीशन बनता रहता है, जो कि साइनस के ऑस्टियम के रास्ते नाक में आता है, नाक के रास्ते पीछे आता है और हम उसको सॉलो कर लेते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जो इनका ऑस्टियम होता है, जो छेद होता है, वो बंद हो जाता है किसी वजह से। जब ये बंद हो जाता है तो उसके अंदर सिक्रीशन एक जगह पे जमा होने लगते हैं। जब एक जगह स्टेसिस हो जाती है, आप यही समझ लीजिए कि किसी नाली में पानी बह रहा हो और उसमें ईंटा लगा दिया जाए, तो वो पानी पीछे पूल अप होने लगेगा और उसमें स्टैग्नेशन होगा, उसमें गंदगी जमा होगी, बदबू आएगी। वही स्थिति साइनस की होती है कि अगर उसमें बाहर के आउटफ्लो में कोई उसमें रुकावट आ जाती है, तो वो पीछे इन्फेक्शन होने लगता है, उसको इन्फेक्टिव साइनोसाइटिस कहेंगे। दूसरी हुँ, एक्चुअली जो साइनस लोग कहते हैं, वो किसी न किसी वजह से एलर्जी की वजह से होती है। तो दूसरी साइनोसाइटिस एक्चुअली एलर्जिक साइनोसाइटिस है। तो एलर्जिक साइनोसाइटिस में छींकें आएंगी, नाक बंद सी रहेगी, नाक से पानी बहेगा। और इन्फेक्टिव साइनोसाइटिस में नाक से बदबूदार गाढ़ा बलगम टाइप का निकलेगा, जो कि नाक से आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है। दोनों के हुँ, ट्रीटमेंट में भी फ़र्क है। एलर्जिक राइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट एंटी एलर्जिक्स हैं, नेज़ल स्प्रेज़ हैं, और हुँ। जो कि इन्फेक्टिव साइनोसाइटिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव साइनोसाइटिस है, उसका उपचार एंटीबायोटिक्स हैं। उसमें भी कभी-कभी नाक में डालने की दवा देते हैं, स्प्रे देते हैं, लेकिन जो कि एलर्जिक साइनोसाइटिस है, उसमें कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर, एक और चीज़, मैं मतलब वापस कफ पे आ रहा हूँ क्योंकि जी, खाँसी बहुत जी, लोग इस समय पॉल्यूशन की भी वजह से और वैसे भी बहुत लोग उससे अफ़ेक्टेड रहते जी, हैं। जी, बहुत लोग, एक एक चीज़ होती है क्रोनिक कफ, जी, जी, वो कहते हैं कि उनको आती रहती है खाँसी जी, और एक है अस्थमा। तो मैं दोनों में फ़र्क समझना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको साल में 1 बार या 2 बार ऐसी खाँसी हो जाती है कि वो महीने भर तक खिंच जाती है जी, या जी, 2 महीने भी हल्की-फुल्की रह जाती है। जी, जी, उनको टीबी नहीं होता, वो कई बार टेस्ट करा चुके होते हैं, उनका जी, जी। ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता। ये कंडीशन क्या है और क्या ये अस्थमा जैसी ही कोई चीज़ है, ये ब्रोंकाइटिस है, क्या है? देखिए, जो आपने ये बात कही कि कुछ लोगों को साइनोसाइटिस होती है, कुछ लोगों को अस्थमा होता है। पहले कंसेप्ट ये था। अब क्योंकि अगर हम इस बात को सोचें कि हमारी नाक से लेके हमारे चेस्ट के फेफड़ों के सबसे लोअर एंड तक जो भी लाइनिंग है, स्किन टाइप की है, उसको एक्चुअली म्यूकोसा कहते हैं। तो म्यूकोसा कंटीन्यूअस है। कहीं पे हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए उसको नोज़ बना दिया, थ्रोट बना दिया, चेस्ट बना दिया, ब्रोंकस बना दिया, ट्रैकिया बना दिया, लेकिन वो है कंटीन्यूअस। तो अगर मान लीजिए नाक में एलर्जी शुरू हुई, तो वो किसी न किसी फॉर्म में ब्रोंकियल एलर्जी भी पैदा करेगी। इसकी इसीलिए कंसेप्ट ये आ गया कि वन एयरवे वन डिजीज़। तो अगर किसी को साइनस की एलर्जी है, तो उसको ब्रोंकियल एलर्जी भी किसी न किसी हद तक कम या ज़्यादा होगी। किसी को ब्रोंकियल एलर्जी है, तो उसको नाक की एलर्जी भी होगी। तो अगर किसी को ब्रोंकियल एलर्जी भी है और उसके साथ में नेज़ल एलर्जी भी है, तो अगर हम नेज़ल एलर्जी वाले पार्ट को ठीक से मैनेज कर लेंगे, तो ब्रोंकियल एलर्जी के लिए उसको दवा लेने के लिए ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी या उसकी दवा की डोज़ कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, बहुत सी बार खाँसी जो आती रहती है, खिच-खिच गले में बनी रहती है, उसका कारण ये भी होता है कि नाक से इन्फेक्टेड सिक्रीशन पीछे जाता है और वो हुँ, गले में परेशानी और किसी लो फॉर्म में इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिससे कि लगातार खाँसी आती रहती है।
तो ऐसी कंडीशंस में साइनसेस का प्रॉपर एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में बहुत सी बार ये देखा गया है कि उसको नाक का कोई सिम्टम नहीं होता, केवल खांसी हल्की सी आती रहती है, लेकिन जब नाक की एलर्जी या नाक की इन्फेक्टिविटी को ठीक कर दिया जाता है तो खांसी परमानेंटली क्योर हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कभी गले में किसी को इन्फेक्शन होता है, एक्यूट इन्फेक्शन, तो उसके बाद में एक रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है नाक में जिसका कि लॉस हो जाता है, जिसको कि रिकवर करने में करीब 3 हफ्ते के आसपास लगते हैं। तो उस समय तक हल्की फुल्की खांसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हर एक खांसी शरीर के लिए हार्मफुल नहीं होती। बहुत सी बार वो हमारे बलगम को, सिक्रीशंस को बाहर एक्सपेल करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो खांसी के सप्रेशन के लिए डॉक्टर की राय लेने के बाद ही दवा लेनी चाहिए। जी। एक और चीज़ बस इसी से जुड़ी आखिरी मतलब मैं पूछ लेता हूँ कि बलगम के कलर को लेकर के भी अलग-अलग चीज़ें हैं, जी। अंदाज़े हैं, जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास पूछते हैं किस कलर का किस निकल रहा है, कलर? उससे क्या मालूम होता है? जी, ऐसा है कि एक स्यूडोमोनास इन्फेक्शन होता है, जो कि बैक्टीरिया स्यूडोमोनास होता है, उसमें ग्रीनिश डिस्कलरेशन आ जाता है बलगम का। तो ग्रीनिश अगर है तो ये मानना चाहिए कि स्यूडोमोनास का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, जो कि टिपिकल होता है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। येलोइश अगर होता है तो इसके मतलब स्यूडोमोनास को छोड़ के और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है किसी का। और अगर व्हाइटिश डिस्चार्ज आता है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि एलर्जिक मतलब प्रॉब्लम है इसको। डॉक्टर साहब, आखिर में बातचीत के आखिरी हिस्से में बिल्कुल एक जेनेरिक सलाह आपकी मतलब जाते-जाते नाक, कान, गले तीनों की हेल्थ के लिए, या आप 3 अलग-अलग सलाह देना चाहें या एक ही तरह से कहना चाहें कि जी। हम खान-पान कैसा रखें, एक्सरसाइज़ किस तरह की करें? क्या चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं कि नाक, कान, गले की सेहत देखिए नाक बेहतर रहे और आप जैसे लोगों के पास कम जाना पड़े? के लिए हेल्थ के लिए नाक की और गले की हेल्थ के लिए सबसे अच्छी सलाह ये है कि रेगुलर फॉर्म में एक्सरसाइज करें 35 से 40 मिनट तक, जिससे कि पल्स रेट बढ़े। एक्सरसाइज करने से बॉडी में एंडोर्फिन्स बनते हैं जो कि नाक को और गले को डिकंजेस्ट करते हैं। इसका इफेक्ट वही होता है जो कि नाक में ड्रॉप या स्प्रे का होता है। तो एक्सरसाइज करने से ये आदमी फील भी करता है कि जैसे ही एक्सरसाइज शुरू की तो 15-20 मिनट बाद उसकी नाक खुल जाती है, गला भी खुल जाता है और सांस ज़्यादा आसानी से जाने लगती है। एक तो ये योगा प्राणायाम से ब्रोंकियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नेज़ल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत फ़ायदा मिलता है। और दवा का सब्स्टिट्यूट तो वो नहीं है, लेकिन लाइफ़स्टाइल में अगर उसको शामिल करेंगे तो हमेशा हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, बहुत काम की जानकारी आपसे मिली। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आज तक रेडियो पर हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते मंगलवार को फिर मिलेंगे आपसे, एक नए डॉक्टर से एक नई समस्या पर बात करेंगे। और ये एपिसोड अगर आपको काम का लगा हो तो आप हमें ईमेल करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बताई किसी समस्या पर हम हेलो डॉक्टर का एपिसोड करें, किसी डॉक्टर से बात करें, तो भी आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं radio@aajtak.com। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है। नमस्कार।